भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज ऑटो के स्टॉक के बारे में। और बात करने का रीज़न ये कि भाई लेटली स्टॉक ने अजीब तरीके का मूवमेंट दिखाया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है परेशान हो गए हैं एंड ये पूछ रहे हैं कि भाई कहीं बायबैक कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, स्टॉक क्यों गिरे जा रहा है, क्या रीज़न है। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे ना तो स्टॉक क्यों गिर रहा है इसका कोई कारण ही नहीं है। मतलब अगर अब मैं खंडन करूँ एंड कुछ कुछ छंदी विच्छेद करके आपको बता दूं कि हाँ भाई ये रीज़न है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब जैसे कि पीछे आप लोग को याद होगा कि बिटकॉइन गिर रहा था, तो बिटकॉइन गिरने का लोगों ने रीज़न बता दिया कि भाई लोग बिटकॉइन को बेच के नैस्डैक में पैसा डाल रहे हैं इसलिए बिटकॉइन गिर रहा है। कोई रीज़न नहीं बनता है, समझ रहे हो। तो बजाज का भी स्टॉक गिरने का कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज रिजल्ट वगैरह ठीक ठाक था। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि भाई ठीक है, एक रीज़न मैं खोज के आपको निकालता हूँ कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है लास्ट 2-3 साल में एकदम लोएस्ट में पहुंच गया, तो भाई वो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भाई कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 12,000 करोड़ से सेल भर के 17,800 करोड़ हो गया। तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन वाला मामला था, ये क्लियर ऑफ हो गया, ये ठंडा हो गया इसका ग्रोथ को देखते हुए, समझ रहे हो। क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप में बहुत कम ऐसा काउंटर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि इतना बड़ा ग्रोथ कर रहे हैं अभी के टाइम में, और जेन्युइन ग्रोथ कर रहे हैं। एंड इन लोग का फ्यूचर प्रेडिक्टिबिलिटी भी जिस हिसाब से लोग कॉन कॉल में बात करते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक क्यों गिर रहा है इसका कोई रीज़न नहीं है। बट एक रीज़न जो कि देखो वेग रीज़न है, एक ठो मतलब सुन के आपको भी अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर ज़बरदस्ती आप मेरे से पूछोगे कि भाई क्या रीज़न है, तो मेरे को लगता है कि पीछे स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा भी था। मतलब अगर आप देखे होगे तो बायबैक के न्यूज़ के पहले भी, मतलब बायबैक के न्यूज़ के आसपास भी शायद आप बोल सकते हो, 8,700 से बढ़ के कंपनी जो है वो सीधा ही 9,500-600 के आसपास पहुंचा था एंड फिर ऊपर बढ़ के 10,800 के आसपास गया था। तो 10,800 में क्यों स्टॉक पहुंच के वहां से इतना ज़्यादा गिरा 10,800 से 800 तक पहुंच के। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि बायबैक अब इतना इंसेंटिवाइज नहीं कर रहा था लोगों को। तो स्टॉक जब 10,800 के आसपास गया, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, मतलब मान लो कि किसी ने 10,200 में लिया होगा, 10,400 में लिया होगा, तो जैसे ही स्टॉक 10,800 में गया उनका बीच में 3-4 पॉइंट बन गया और उनको दिख रहा था कि भाई ठीक है 1,200 रुपये ऊपर बायबैक प्राइस है, मेरे पास बड़ा माल है, एक काम करता हूँ एक बार बेच के निकलता हूँ। तो उन्होंने 10,800 के आसपास मतलब 1,200 रुपये के आसपास ही गेन मिल रहा था ना उनको, 12,000 रुपये में बायबैक है एंड 10,800 उस टाइम पे शेयर का प्राइस चले गया था, बीच में सिर्फ 1,200 रुपये बच रहा था कमाने के लिए। तो यहाँ पे लोगों ने थोड़ा बहुत सप्लाई क्रिएट किया होगा जो जो कि अभी तक ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, यानी कि अभी तक यहाँ पे ठीक से डिमांड नहीं आ पाया। एंड ये वाला डिमांड कभी भी आ सकता है, बिकॉज यार बायबैक अट्रैक्टिव है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टॉक क्यों गिरा। इसका एक तो जो छंदी विच्छेद करके जो एक तो रीजन निकलता है, मेरे को यही दिखता है कि भाई जब स्टॉक 10,800 पहुंच गया, यहाँ पे लोगों ने बड़ा माल बेचा, ये देखते हुए कि भाई बायबैक अब इतना ज्यादा हमको फायदा नहीं दे पा रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लोगों ने बेचा होगा, जो जिसने भी लगभग इस जगह परचेज किया होगा 10,200 10,300 के आसपास। क्योंकि मतलब जब बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ था ना, उसके दूसरे दिन भी स्टॉक 10,000 के आसपास मिला था, 10,100 10,200 के आसपास मिल रहा था एंड हैवी बाइंग हुई थी उस दिन, बहुत बढ़िया। उस दिन जो है डिलीवरी था उस दिन, समझ रहे हो। डिलीवरी इन द सेंस लोगों ने स्टॉक खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में उसको रखा था। अगर आप अभी का मामला देखोगे तो 10,800 तक गया, यहाँ पे लोगों ने थोड़ा बहुत माल बेचा, जैसे कि अभी मैं आपको बोला हूँ। तो यहाँ पे ना मेन प्रॉब्लम किन लोग को हो रहा है पता है क्या? जिन लोगों ने कैश में ले रखा है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम उन लोग को है जिन्होंने इसमें फ्यूचर में काम कर रखा है, जैसे कि हमारे गौरव सिंह करके जो व्यूअर है और हार्दिक गोयल करके जो हमारे एक तो व्यूअर है, उन दोनों ने फ्यूचर में काम कर रखा है। तो हार्दिक गोयल भाई आई गेस उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, क्योंकि उनका लॉजिक था, जिस हिसाब से मेरे को लॉजिक बता रहे थे वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि उनका डिसीजन जो है रैशनल था, ठीक है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो अचानक से ही परेशान हो गए कि भाई फ्यूचर इतना ज़्यादा गिर गया, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने जो फ्यूचर लिया था, फ्यूचर लेने के पहले कुछ तो सोचा होगा ना। अगर किसी ने बोल दिया आपको कि भाई फ्यूचर ले लो पैसा बनेगा और आप ले लिए, तब बोरोड कन्विक्शन में आप काम कर रहे हो, तो किसी से पूछ के कोई मतलब नहीं है। आप उसी से पूछो जिससे आप पूछ के, मतलब जिसके कहने पे आपने फ्यूचर लिया था, समझ पा रहे बात को। एंड प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे, अगर आप किसी के बोरोड कन्विक्शन में काम करते हो तो हो सकता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा जब तक बायबैक का रिकॉर्डेड आएगा 10,500 हो जाएगा स्टॉक, ठीक है। तो जब तक वो आपको सेल करने के लिए बोलता नहीं है, आप सेल कर नहीं सकते अगर आप बोरोड कन्विक्शन पे काम किए हो तो। और मान लो कि आपने लॉस काट लिया और उसके बाद फ्यूचर का प्राइस बढ़ता है ऊपर, क्योंकि स्टॉक प्राइस हम लोग मान के चल रहे हैं थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो वो तो आपको प्यार से स्क्रीनशॉट भेज देगा और आप उसको कुछ बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो आपको बड़ी आसानी से बोल देगा ना कि मैंने तो लेने बोला था लेकिन मैंने एग्जिट करने तो बोला नहीं, मैं तो अब खुद एग्जिट अभी कर रहा हूं, तो तुम क्यों एग्जिट कर दिए। तो बोरोड कन्विक्शन में काम करने का नुकसान एक तो यही होता है कि दूसरों के कहने पर अगर आपने लिया है तो दूसरों के कहने के ऊपर ही आपको एग्जिट करना है और आप उन पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते हो। हाँ, अगर वो कल को बोल दे कि भाई मैं तो फंस गया, होता रहता है, लॉस तो होते रहता है बाजार में, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, आज फायदा तो कल नुकसान, अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना मारना ही पड़ता है। तो वही वाली एक तो बात है।
तो अगर वो लॉस भी आपका कटवाएगा तब भी आप उसको कुछ नहीं बोल पाओगे। इसलिए बोलते हैं बोरोड कन्विक्शन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको बोल दिया पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, कभी फायदा कभी नुकसान, लेकिन नुकसान तो आपको लगा ना। हो सकता है कि आपको लास्ट 2-3 महीना में कोई फायदा ही ना हुआ, आपको तो नुकसान ही नुकसान हो रहा होगा। तो आपके लिए सिचुएशन अलग हो जाएगा अगर आप बोरोड कन्विक्शन में काम करते हो, और उसके लिए सिचुएशन अलग रहता है। तो वो एक तो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बाकी ना हम लोग को यहाँ पे देखना ये है कि जो लोग कैश में काम कर रहे हैं उन लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कैश वालों के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ही फ्यूचर वालों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आप लोग को समझा पाएंगे। समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि कैश में जिस हिसाब से प्राइस मूवमेंट होगा फ्यूचर उसको फॉलो ऑन करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग मामला देखोगे तो 9,945 के आसपास अगर कोई यहाँ पे खरीदता है स्टॉक, ठीक है, मान लो कि किसी ने 15 शेयर खरीदा, 16 शेयर खरीदा। वैसे यार देखो, मैं वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप लोगों को बोल दूं कि मेरे पास आपको इस ये सब टाइप का सजेशन देने का कोई भी लीगल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको मेरा बात सुनकर कोई सा भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके लेना। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। एनीवेज, हम लोग आते हैं अब कैश वालों को इसमें क्या करना चाहिए। तो यार देखो, सिंपली अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन मैंने एक तो वीडियो बनाया था बजाज ऑटो के ऊपर, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि भाई किस तरीके से अगर आप 10,100 में भी स्टॉक खरीदते हो तो आपका जो ब्रेक इवन है वो 9,625 के आसपास का बनेगा। मतलब अगर आप मल्टीपल शेयर्स के लिए जाते हो तो मान लो कि किसी ने 10 शेयर के लिए एंट्री बनाया, 12, 15, 16, 17, 18, मैक्सिमम 18, उससे ज़्यादा शेयर तो लेना मत, लेकिन मैं पर्सनली पर डीमैट अकाउंट 15 शेयर से ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसमें मल्टीपल शेयर्स के लिए जाओगे, मतलब 10+ शेयर्स के लिए मेरे को जाना लगता है कि 5-6 शेयर के लिए मत जाना, क्योंकि 5-6 शेयर के लिए आप जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि शायद से 6 में से आपका एक ही शेयर चले जाए। देखो, 2 शेयर वालों के लिए तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि भाई मैंने 2 शेयर ले लिया है, अप्लाई कर दूं क्या ना, 2 में से आपका एक ही शेयर जाएगा, 2 शेयर नहीं जाने वाला। लेकिन आप 5 शेयर भी मत लेना, प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि 5 में से भी शायद एक ही शेयर जाए, या हो सकता है कि 2 चले जाए। लेकिन 5 शेयर वालों मैं बोलूंगा 5 शेयर के लिए आप मत जाना। अगर आपको जाना है तो 10 या उससे ज़्यादा शेयर के लिए ही जाना, ठीक है। एंड 18 से कम रखना। एंड मैं पर्सनली 15 रख रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो देखो, 10,100 वालों के लिए जो ब्रेक इवन था वो 9,625 बन रहा था। अगर कोई इस प्राइस में लेता है, मतलब 9,950 के आसपास शेयर का बहुत चल रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं, राउंड ऑफ कर दिए, तो 9,950 में अगर आप स्टॉक लोगे तो यार आपके लिए तो ब्रेक इवन अराउंड 9,500 रुपए के आसपास बनेगा ना स्ट्रेट। तो कैश वालों के लिए तो सोने पे सुहागा है, स्टॉक जितना नीचे होते जाए आप उतना लेते जाओ। समझ पा रहे बात को। लेकिन जो फ्यूचर वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कैश वालों को ये बोल रहे हैं कि जितना आप स्टॉक नीचे जाते जाते आप उतना लेते जाओगे, तो क्या इफेक्ट आएगा, धीरे धीरे करके बेस स्ट्रांग होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जोर की डिमांड जोन, मतलब बड़ा डिमांड जोन बनेगा जो कि स्टॉक को ऊपर की तरफ टान के लेके जाएगा। तो फ्यूचर में क्या मामला होगा, स्टॉक को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसे कि 16 जून को इसका ई वोटिंग खत्म हो रहा है, 17, 18, 19, 20 कभी भी जो है इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो सकता है। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछोगे तो ये वाला प्राइस में अगर रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट के पहले स्टॉक में आपको मिलता है ना, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर इसी प्राइस में स्टॉक टिका रहा और रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गया, जिस दिन अनाउंस होगा रिकॉर्ड डेट, मेरे को लगता है कि इजीली उस दिन 10,000 का प्राइस क्रॉस कर सकता है। ऑब्वियसली यार शेयर बाजार है, भविष्य कोई देखा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग रैशनली देखें पास्ट में कैसे क्या काम हुआ है, पास्ट में शेयर्स कैसे क्या रिएक्ट किए हैं, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि अगर ये वाला प्राइस रहता है तो दुम करके स्टॉक बहुत ही आसानी से 10,000 के ऊपर चले जाएगा। तो अगर स्टॉक 10,000 के ऊपर जाता है कैश में, तो ऑब्वियसली फ्यूचर भी उसको फॉलो अप करेगा। तो उस हिसाब से अगर आप फ्यूचर ले रखे हो तो आपको कैश को ही ट्रैक करना है। अगर आप नेकेड फ्यूचर लियो तो यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेकेड फ्यूचर में काम करना कॉल और पुट सेल करने से ज़्यादा रिस्की होता है। क्योंकि अगर आप कॉल पुट सेल कर रहे हो तो आप थोड़ा अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के काम करते हो कि भाई अगर स्टॉक 10,000 का है तो मैं 9,600 का कॉल सेल कर देता हूँ, रदर 9,600 का पुट सेल कर देता हूँ। वहाँ तक शायद तो स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि बायबैक का न्यूज़ इन लाइन है, तो आप उसको सेल करके बस बैठे रहो, महीना भर तक रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब ऑब्वियसली अगर स्टॉक 9,600 के ऊपर रहा तो ही आप पैसा कमाओगे, अगर 9,600 के नीचे चला गया तो घाटा पड़ सकता है आपको। लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है ना यार, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में काम करते हो, मान लो कि आपने 10,000 में फ्यूचर खरीदा और स्टॉक जो है एक्सपायरी के टाइम में आपका मतलब 10,000 की जगह 9,950 रहता है, या फिर 9,080 भी रहता है, कुछ भी रहता है, मतलब 9,980 भी रहता है, कुछ भी रहता है, ठीक है। आपका फ्यूचर भी नीचे की तरफ रहेगा, हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी में फ्यूचर और स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो भाई आपको तो अपना वो लॉस काट के फिर रोल ओवर करना पड़ जाएगा। तो वो एक तो प्रॉब्लम होता है कि भाई अगर आप कॉल या पुट सेल कर रहे हो तो आप अपना डिस्टेंस देख सकते हो कि हाँ ठीक है, इस प्राइस के ऊपर, मतलब अगर आप कॉल सेल की हो तो इस प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक नहीं गया तो मैं प्रॉफिट में हूँ, और पुट सेल की हो तो इस प्राइस के नीचे अगर नहीं
नहीं गया तो मैं प्रॉफिट में हूँ। लेकिन भाई फ्यूचर में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आप मान लो कि आप 40 रुपया पर शेयर घाटा खा के बैठे हो फ्यूचर में, क्या पता एक ही दिन के अंदर आप 100 रुपया पर शेयर प्रॉफिट में आ जाओ। तो भाई फ्यूचर है ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम, वहां पे आपको घाटा भी ज्यादा पड़ेगा तो नुकसान भी ज्यादा पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन सेलिंग में, तो भाई आपका तो फायदा लिमिटेड है, घाटा अनलिमिटेड है। बट जनरली उसमें लोग फायदा ही कमाते हैं, समझ पा रहे बात को, मतलब उसमें सबको पता है कि घाटा अनलिमिटेड है, फायदा लिमिटेड है, बट स्टिल उसमें फायदा होने का चांसेस हाईएस्ट है। किसी भी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में आप देख लो, हाईएस्ट जो है ऑप्शन सेलिंग में ही रहता है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी और मैं आपको क्या बोलूं, अगर आपने फ्यूचर सेल कर रखा है तो आपको बस यही देखना चाहिए कि रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुआ तो स्टॉक अगर ऊपर की तरफ चल गया तो आपको भी फायदा हो जाएगा। एंड आई अज्यूम कि आपने थोड़ा बहुत अपना रैशनली डिसीजन लिया होगा। बाकी अगर आप बोरोड कन्विक्शन पे काम किया तो आगे मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये वाला प्राइस बायबैक के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कल वाला जो मतलब संडे को जब मैंने वीडियो यानी कि कल के दिन जो बनाया था, उस टाइम पे स्टॉक का बहुत 10,050 रुपये के आसपास चल रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने राउंड ऑफ करके 10,100 पकड़ लिया था। तो अभी 9,950 का मतलब 9,943 का चल रहा है, तो इसको भी राउंड ऑफ करके हम लोग 9,950 पकड़ रहे हैं। तो कल भी अगर किसी ने मतलब कल के प्राइस के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो हमने जो 9,625 का ब्रेक इवन निकाला था ना, वो इस हिसाब से निकला था कि भाई स्टॉक का प्राइस 10,100 चल रहा है। लेकिन अगर आप वैसे पूरा पक्का मैथमेटिक्स करोगे तब तो आपका ब्रेक इवन जो है कल के प्राइस के हिसाब से यानी कि 10,050 के हिसाब से भी जो प्राइस बनता है आपका, वो बनता है अपना कितना, मतलब ब्रेक इवन प्राइस वो बनता है अराउंड 9,575 का। तो आज के हिसाब से आपको जो ब्रेक इवन है 9,500 के आसपास बनेगा। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। बाकी यार आपको जो भी करना अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके करना। इतना रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हो। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।